नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जनपद और महाजनपद का एक पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जनपद, महाजनपद और मगध का राइज कैसे हुआ। और मगध में जो शुरू के 3 वंश थे, हरण्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा वंश, इन तीनों के साथ इन तीनों का क्रमानुसार किस प्रकार विकास हुआ और एक के बाद एक कौन आते गए। अंत में हमने ये भी देखा था कि नंद वंश जब डिक्लाइन हुआ तो मौर्यन एम्पायर्स उसके बाद खड़े हुए। तो ये लोग ये तीन जो आए, ये 3 छोटे छोटे ही किंगडम तक सीमित रहे। ये लोग एक बहुत बड़ा विशाल एम्पायर खड़ा नहीं कर पाए। ये विशाल एम्पायर खड़ा किया मौर्यंस ने। इसलिए इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर के बाद कौन आया? संग डायनेस्टी आया, फिर कान्वा आए, फिर सतवाहना आए, फिर इनके कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन साउथ इंडियन किंगडम्स भी थे। फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आए और वर्धमान डायनेस्टी आए। और इसके साथ ही एंशंट इंडिया का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। एंशंट इंडिया का पीरियड ख़त्म होता है और हम लोग एंट्री लेंगे मेडिएवल इंडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं मौर्यन डायनेस्टी से। मौर्यन डायनेस्टी में बेसिकली हम लोग को 3 ही जो ग्रेट महान पॉपुलर राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 से 297 तक राज किया, इन्होंने ही मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया, गाइडेड बाय चाणक्य। चाणक्य का ही एक और नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अंडर हुज गाइडेंस चंद्रगुप्त मौर्य हैड स्टार्टेड और इस्टेब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर। तो उनके गुरु थे विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। इन तीनों का नाम एक ही है। बहुत बार इनके नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। तो वहाँ पर नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दैट इज़ चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो और थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ। चाणक्य जो थे ये नंद डायनेस्टी के ऑफिस में काम करते थे, और नंद राजा जो घनानंद था उन्होंने इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया और इनको अपने राज्य से निकाल दिया। इन्होंने चंद्रगुप्त को बचपन से ही सिखाया, ट्रेनिंग दिया, हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया और अंत में उसको इतना बड़ा राजा बनाया। चंद्रगुप्त डिफीटेड घनानंद एंड इस्टेब्लिश द एम्पायर इन 324 BC। तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त अपनी सेना को बनाया, धीरे धीरे उस सेना को बड़ा किया, मजबूत किया, छोटे छोटे किले से जीतना शुरू किया और लास्ट में नंद डायनेस्टी को हराकर यहाँ का राजा बना, मगध का राजा बना। एंड इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है इट इज़ गिवन इन इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द राइटर ऑफ इंडिका। तो राइटर थे मेगास्थनीज। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके एम्बेसडर थे। तो वो एम्बेसडर थे सेल्यूकस के, और जो सेल्यूकस था अलेक्जेंडर का कमांडर। तो इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना से हुई थी। इस बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि वो इतने महान थे, इतने ग्रेट थे कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी उनसे। क्योंकि उस समय तक ये एक मैरिज जो कहते हैं मैरिज अलायंस होता था, उस समय भी विवाह संधि होता था। तो उस विवाह संधि के तहत इन्होंने अपनी बेटी देकर इनको शादी कराया था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को ही अपना कैपिटल रखा था, क्योंकि पाटलिपुत्र अगेन नदियों से घिरा हुआ है, गंगा नदी, सोन नदी और भी नदियां हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड बहुत ही आसानी से वहाँ से कैरिड आउट किया जा सकता था। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। तो बिंबिसार वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मगध एंड बिंदुसार वाज द son of Chandragupta Maurya. He was also a brave king, and he also protected the empire from the outside invasions, and he died in 272. इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अशोका, जिनको हम लोग अशोका द ग्रेट कहते हैं। अशोका he also successfully maintained the vast empire, fought the battle of कलिंगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो दे रहा हूँ कि अशोका ने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा था और उसके बाद वो किस प्रकार पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। वो फिर बुद्धिज्म को अपना लिया, फिर लड़ाई छोड़ दिया, फिर मतलब उसने
पहले जिस हिसाब से वो बहुत ग्रो किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ता था, फिर धीरे धीरे कलिंग का युद्ध के बाद जो युद्ध के बाद का जो सिनेरियो होता है, जो सीनरी होता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें, रोना धोना, लाशों का जलना, ये जो दृश्य था, इस दृश्य ने अशोक को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और उसने युद्ध नहीं लड़ने की कसम खाई। द हॉरर ऑफ द बैटल deeply moved Ashoka completely and decided not to fight war in future. इस युद्ध के जो परिणाम थे, जो रिजल्ट्स आए, उसने अशोक को मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया, चेंज किया, और उसने फ्यूचर में कहा और उसने डिसाइड किया कि और कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। एंड ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिज सन्स एंड ग्रैंडसन नॉट टू कंकर एनी कंट्री, और उसने अपने बच्चे और नाती पोतों को भी यही सुझाव दिया कि किसी भी देश पर हमला करके उसको कब्जा नहीं करना है, एंड एडवाइज टू गो टू धर्म विजय, तो विन द हार्ट ऑफ द पीपल। ये एक पॉलिसी था। किसने धर्म विजय के लिए शुरुआत किया? तो अशोका ने किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC डिक्लाइन स्टार्ट, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। लास्ट रूलर बृहद्रथ वॉज किल्ड बाई द कमांडर पुष्यमित्र संघ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो बृहद्रथ उसके लास्ट रूलर थे, एंड ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र संघ, जो उनके ही आर्मी के कमांडर थे, और इसके बाद पुष्यमित्र संघ ने संघ डायनेस्टी स्टार्ट किया। ये हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि अशोक, ये मौर्यन एम्पायर कितना दूर तक था। ये इंडिया के लगभग, इंडिया का तो पूरा था, साथ ही साथ अफगानिस्तान को पार करके ईरान तक इसका बाउंड्री था। इसलिए हम लोग इसको मौर्यन कहते हैं, क्योंकि और कोई भी राजा इतना दूर तक अपने एम्पायर को बढ़ा नहीं पाया, इतना बड़ा बाउंड्री कभी नहीं कर पाया। इसके बाद आएगा संघ डायनेस्टी। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि संघ डायनेस्टी इट वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र संघ, जो मौर्यन एम्पायर का एक कमांडर था, और जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, उसको मारकर ये गद्दी हासिल किया था, एंड ही कैप्चर्ड द थ्रोन एंड सक्सीडेड बाय अग्निमित्र। इसका बेटा था अग्निमित्र। लास्ट रूलर वाज देवभूति, हु वाज किल्ड बाय वासुदेव एंड इस्टेब्लिश द कान्वा डायनेस्टी। देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी किंगडम का राजा जो होता है, मतलब कोई भी किंगडम इस्टेब्लिश करना बहुत आसान होता है, मगर उनकी जो आने वाली संतानें होती है वो केपेबल है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर केस में यही देखा गया, हमारा हिस्ट्री यही कहता है कि बहुत जगह पर फादर बहुत पावरफुल थे, 1 जनरेशन 2 जनरेशन तक 3 जनरेशन तक बहुत सही ढंग से एम्पायर चला, मगर चौथा पांचवा उसके बाद का जनरेशन उतना केपेबल नहीं था, जिसके चलते किंगडम एक के हाथ से दूसरे के हाथ में ट्रांसफ़र होता चला गया। हमने देखा अभी मौर्यन के बाद संघ डायनेस्टी आया, जिसकी शुरुआत पुष्यमित्र संघ ने की। इसका बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद देवभूति आया, ये इतना केपेबल नहीं था, इसको वासुदेव ने मार दिया, और वासुदेव ने कान्वा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ जब देवभूति थे तो इंटरनल रिवोल्ट्स और फॉरेन इन्वेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और साथ ही साथ एम्पायर वाज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। पहले क्या था कि एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जो लोकल रीजनल किंगडम्स थे वो अपने आप को डिक्लेयर कर लेते थे इंडिपेंडेंट, और धीरे धीरे वो खुद को अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम ही बनाने लगे थे। इस तरीके से देखेंगे, ये संघ डायनेस्टी इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक था, इस तरीके से ये फैला, छोटे छोटे भाग में फैला। इसके बाद जो आया वो कान्वा डायनेस्टी आया। इसके बाद कान्वा डायनेस्टी का आगमन हुआ, जो 73 से 28 तक चला। फर्स्ट रूलर वाज वासुदेव कान्वा। कान्वा डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो वासुदेव थे, जिसने संघ डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति को मारकर गद्दी हासिल की थी, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन भूमिमित्र, रूल्ड फॉर 14 years, एंड अगेन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नारायण। एंड कान्वा डायनेस्टी इस तरीके से लास्ट में शूरशर्मन वॉज द लास्ट रूलर, एंड अकॉर्डिंग टू द पुराण्स द लास्ट किंग वॉज बालीपुच्छ। पुराण के हिसाब से बालीपुच्छ थे लास्ट किंग, बट हमारे हिस्ट्री के अलग एविडेंस के रूप में लास्ट थे शूरशर्मन, और इनको जो थे इनको हराया गया
इनको किसने हराया? इनको हराया सतवाहना डायनेस्टी ने। और ये धीरे धीरे ये लोकल जो सेंट्रल इंडिया से आए थे सतवाहना डायनेस्टी, और इसके बाद पूरा का पूरा डायनेस्टी चेंज हो गया। कानवा के बाद सतवाहना डायनेस्टी आया। ये देखिए मगध पहले कितना बड़ा था, फिर धीरे 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 किंग्स के कैपेबिलिटी और इनकेपेबिलिटी के आधार पर बाउंड्री छोटा होता गया, छोटा होता गया और छोटा होता गया। इसके बाद हम लोग घुसेंगे नए डायनेस्टी, वो है सतवाहना डायनेस्टी। तो इट रूल्ड फ्रॉम 300 to 100, लगभग 200 साल तक इन लोगों ने राज किया। रूल्ड अ पावरफुल एम्पायर एंड ऑल्सो विथ स्टूड द अटैक फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो इन लोगों ने सेंट्रल इंडिया के जो अटैक्स थे उसको बहुत ही सक्सेसफुली रोक के रखा। इन डेक्कन, ये लोग डेक्कन पे रूल करते थे क्योंकि मगध यहाँ पर ये लोग राज नहीं कर पाए। इनका जो जगह था, एरिया ऑफ, ये डेक्कन में आ गया। तो डेक्कन बेसिकली विंध्याचल और नर्मदा नदी के साउथ में है। विंध्याचल यहाँ पर नर्मदा नदी है, इसके साउथ में डेक्कन है, और इसके नीचे तुंगभद्रा रीजन है, उसके नीचे है बिल्कुल साउथ इंडिया। डेक्कन के नीचे साउथ इंडिया है। सतवाहना रोज टू पावर अंडर शिमुका। इसमें जो सबसे पावरफुल और पॉपुलर किंग थे वो शिमुका थे। एंड शिमुका एस्टेब्लिश्ड ए ह्यूज किंगडम इन अमरावती, पुणे एंड पैठान। पैठान महाराष्ट्र में आता है। तो ये जो एरिया था, ये दिख भी रहा है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। अमरावती, पुणे एंड पैठान महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट रूलर्स वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो वो होगा सतवाहना डायनेस्टी। एंड ही मेड द कैपिटल इन प्रतिष्ठानपुरा इन महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिष्ठानपुरा महाराष्ट्र में किसने राजधानी बनाई थी? तो उस राजा का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इट कम इन टू एन एंड इन 220 AD बाय द राष्ट्रकूटाज इन महाराष्ट्र। इस समय तक राष्ट्रकूटाज आ गए, जो राजपूत किंग्स थे। ये लोग भी अब धीरे धीरे पावरफुल होने लगे, और इन्होंने ये लोग भी अपना अपना हर जगह अपना रूल स्थापित करने लगे। क्योंकि जब जब एक किंग कमज़ोर पड़ता है, उसकी जगह पर कोई ना कोई दूसरा किंग ज़रूर उसका जगह ले लेता है। इसके बाद बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टेट टूट कर किस किस में हाथ में चला गया? राष्ट्रकूटाज इन महाराष्ट्र, पल्लव इन कांची, ईश्वकुश इन आंध्र रीजन, एंड इनके साथ साथ इंटरनल रिवोल्ट्स एंड फॉरेन इन्वेजन वेरी मच इंक्रीज्ड। तो जाहिर सी बात है, देश के अंदर जो राजा थे वो तो आपस में लड़ाइयाँ लड़ते ही थे एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए। साथ ही साथ बाहर से भी, अरेबियन कंट्रीज से भी, सेंट्रल एशिया से भी लोग आकर हमला करने लगे, जस्ट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को अपने कब्जे में कर सके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे साउथ इंडिया की ओर। तो बेसिकली साउथ इंडिया, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा इन तुंगभद्रा, साउथ इंडिया लाइज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डेक्कन का लोकेशन क्या है? तो डेक्कन का लोकेशन नर्मदा रिवर के साउथ में है, और साउथ इंडिया का लोकेशन कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में है। इट एक्सटेंड्स टू कन्याकुमारी। बेसिकली कन्याकुमारी यहाँ पर है, इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर से लेकर कन्याकुमारी के बीच के रीजन को हम लोग साउथ इंडिया कहते हैं। और इसको हम लोग कार्नेटिक रीजन्स भी कहते हैं, क्योंकि केरला वाले रीजन में कार्नेटिक वार्स हुए थे, बहुत सारा ब्रिटिशर्स लड़े थे। कार्नेटिक वार्स बेसिकली फ्रांस के साथ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। बट कार्नेटिक रीजन्स कभी भी पूछा है तो केरला से ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ये कार्नेटिक रीजन्स है। दे वर रूल्ड बाय चोला, चेरा एंड पंड्या। तो कार्नेटिक रीजन्स में सबसे जो फेमस किंगडम थे वो चोला थे, चेरा थे और पंड्या थे। और इन्हीं के बारे में संगम लिटरेचर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज संगम लिटरेचर एंड अशोकाज इंस्क्रिप्शन, जातक स्टोरीज एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो संगम लिटरेचर की जानकारी हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी मिलती है, जातक कथा में भी मिलते हैं। जातक कथा बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, और साथ ही साथ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे। उन्होंने भी पूरे देश में जब उन्होंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करते हुए जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए वो सब अपने ट्रैवलॉग्स में लिखते चले गए। तो वहाँ से भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। याद रखना है कि डेक्कन रिवर, नर्मदा,
के साउथ में है, नर्मदा और विंध्याचल के साउथ में है, और साउथ इंडिया स्टार्ट होता है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के साउथ से लेकर कन्याकुमारी तक, बिल्कुल लास्ट छोर। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि साउथ इंडिया, साउथ ऑफ द रिवर तुंगभद्रा एंड कृष्णा। तो बेसिकली यहाँ पर कौन थे? चोला, पंड्या और चेराज। तो इनके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चोला, इट वॉज बिटवीन द रिवर पेन्नार्स एंड वेल्लार्स। ये बहुत बार पूछा गया कि चोला किंगडम किस रिवर के बीच में था? तो पेन्नार और वेलार के बीच में चोला किंगडम था, पेन्नार और वेलार। इट एक्सटेंट ऑफ रूल वॉज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू डिफीट और विक्ट्रीज। ये शुरू से ही देखा गया है कि किसी भी किंगडम का एरिया कभी भी एक स्टेबल नहीं रहा, हमेशा वो चेंज होता गया, वो डिपेंड होता गया, या तो विक्ट्री से चेंज हुआ या तो डिफीट से चेंज हुआ। सेटअप हिज कैपिटल इन कावेरीपट्टनम एंड शिफ्टेड टू गंगाईकोंडा चोलापुरम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर मैं एक चोला के एम्पायर के ऊपर पूरा एक वीडियो बना के रखा हूँ, वो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उस समय जो पॉपुलर किंग थे वो करिकालर पॉपुलर किंग थे, इन्होंने शिफ्ट किया था गंगाईकोंडा चोलापुरम में, अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कावेरीपट्टनम से गंगाईकोंडा चोलापुरम में। इन्होंने ही चेरा, पंड्या और श्रीलंका में भी अपना रूल को इस्टेब्लिश किया था। एंड ही बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी एज वेल एज आर्मी, बट हिज सक्सेसर्स वेर वेरी वीक। हर बार तो यही देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं पंड्याज में। पंड्याज में क्या है? दे वर लिमिटेड टू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पंड्याज देखेंगे बिल्कुल साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये लोग लिमिटेड थे। इन्होंने अपना कैपिटल मदुरै में बना रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पंड्याज लोगों का कैपिटल क्या था? तो वो मदुरै में था। इंपॉर्टेंट किंग्स कौन थे? नाडू जेलियाम थे। इनके पंड्या के बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग नाडू जेलियाम थे। किंगडम प्रॉस्पेर्ड फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड विथ रोमन्स। इन लोगों का रोमन के साथ ट्रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और वहाँ से ये जो पंड्याज लोग थे, ये लोग इतने समृद्ध हुए रोमन्स के साथ ट्रेडिंग करके। तो बहुत बार पूछा जाता है कि पंड्याज किंगडम का ट्रेड किस कंट्री के साथ था? तो रोमन्स के साथ था, और ये पर्ल ट्रेड पंड्याज के साथ ही जुड़ा हुआ। याद रखिएगा, P फॉर पर्ल, P फॉर पंड्याज। पर्ल ट्रेड ने पंड्याज को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिया। एंड चोला किंग प्रंतका वन डिफीटेड द पंड्याज। चोला ने पंड्याज को भी हराया था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है वो द चेराज। द किंगडम कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द सी एंड वेस्टर्न घाट। ये रहा चेरा। यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट है, बस इस वेस्टर्न घाट और सी के बीच में एक बहुत ही नैरो सा पतला जगह है जहाँ पर चेरा किंगडम डेवलप हुआ। तो ये बेसिकली ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार कोस्ट के पास का एरिया है। टू ग्रेट रूलर्स नाडुंजरल और सेनुगुट्टवम, इन्होंने ही इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा नाम आता है। नाडुंजरल और सेनुगुट्टवम, इन्होंने ये चेरा किंग्स थे, और इनके टाइम में ही चेरा किंगडम बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। दे ऑल्सो डेवलप ट्रेड रिलेशन विथ रोम एंड इजिप्ट। तो चोला का ट्रेड रिलेशन रोम के साथ था, और चेराज लोग का ट्रेड रिलेशन रोम के साथ साथ इजिप्ट के साथ भी था। तो बिल्कुल लास्ट वाला एरिया है इनका, बेसिकली इजिप्ट के साथ था, और इनका बेसिकली रोम के साथ था। ये हम लोग देख सकते हैं इन दोनों टॉपिक्स में। बस अब इसके बाद ये एक्चुअली साउथ इंडिया वाली बात थी। अभी तक तो हम लोगों ने मगध और सेंट्रल इंडिया के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से डायनेस्टी आए और गए। अब इसके बाद ये साउथ इंडिया में चेला चोला पंड्या डायनेस्टी आया, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश किया, और इनके बारे में संगम लिटरेचर में भी लिखा हुआ है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, सेंट्रल इंडिया में मगध वाले जगह पर गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। ये 320 से 540 AD तक की बात है। गुप्ता डायनेस्टी, ही यूज द टाइटल ऑफ महाराजा। श्रीगुप्त को ही महाराज का टाइटल मिला था। एंड ग्रेट रूलर्स वेर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। हम लोग इनके ही बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस गुप्ता किंग को महाराज की उपाधि मिली थी? तो वो थे श्रीगुप्त। एंड श्रीगुप्त ने ही गुप्ता डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट भी किया था।
इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट वो है चंद्रगुप्त वन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्यन में भी थे और यहाँ पर भी थे, तो इनके नाम के साथ हमेशा वन लगता है। चंद्रगुप्त वन, ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराजाधिराजा। महाधिराजा का इनको महाराजाधिराजा का इनको टाइटल मिला था। इनके पिता को महाराजा का मिला था और चंद्रगुप्त वन को महाराजाधिराज का टाइटल मिला था। एंड ही रूल्ड फ्रॉम मगध टू प्रयाग, मगध से लेकर प्रयाग तक इनका रूल था। इसके बाद थे समुद्रगुप्त, क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो दिया हूँ जिसमें गुप्ता डायनेस्टी के एक एक रूलर्स के बारे में फुली डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ नॉर्मल आइडियाज़ ले रहे कौन कौन थे। समुद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। हरिसेना वॉज द पोएट इन हिज कोर्ट। इससे क्वेश्चन बनता है कि हरिसेना किस राजा के शासनकाल में थे, तो वो थे हरिसेना थे समुद्रगुप्त के दरबार में। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन रामागुप्त हु वॉज डिफीटेड बाई साकाज। तो साका सत्राप्स कहते हैं इसको हम लोग। ये इसके बाद रामागुप्त आए जो साकाज से हार गए थे। हिज ब्रदर चंद्रगुप्त टू डिफीटेड साकाज एंड गॉट द थ्रोन इन 375 AD। तो इनके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन सा राजा थे जो साका के साथ हार गए थे, तो वो थे रामागुप्त। और उसके बाद दोबारा से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त शासन को, गुप्त डायनेस्टी को दोबारा से रीस्टैब्लिश कौन किया, तो वो थे चंद्रगुप्त टू। और गुप्ता डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा पॉपुलर चंद्रगुप्त टू ही थे, क्योंकि इन्हीं का एक नाम था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्रमादित्य। और जो हम लोग हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत के नाम से जो चलता है, वो इन्हीं के समय से चलता है। विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चलता है। आइए देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्रमादित्य। हिज कोर्ट हैज़ नवरत्न। ये नवरत्न रखने का रिवाज विक्रमादित्य ने शुरू से ही किया था। कालिदास इन्हीं के कोर्ट में थे। अमर सिन्हा, धन्वंतरी, ये लोग इन्हीं के कोर्ट से रिलेटेड थे। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कालिदास किसके दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य। अमर सिन्हा या धन्वंतरी, ये सब किसके कोर्टियंट्स थे, दरबारी थे, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर हु लॉन्च्ड सिल्वर कॉइन। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्ता डायनेस्टी के कौन से राजा थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिल्वर कॉइन को मार्केट में लाए थे, तो विक्रमादित्य। एंड विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। विष्णुगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, ये याद रखना होगा। साथ ही साथ डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कैसे हुआ, कंटिन्यूस अटैक फ्रॉम हुन्स वॉज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर बेसिकली लास्ट होते होते 540 AD तक डिक्लाइन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो लास्ट जो डायनेस्टी आया हमारे एंशियंट इंडिया का, जो लास्ट डायनेस्टी था वो था वर्धमान डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी। बहुत बार नाम अलग अलग दिया रहता है, तो आपको याद रखना होगा। ये 500 to 647 AD तक की बात है। तो पुष्यभूति इस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी, इसलिए इसको पुष्यभूति भी कहते हैं या वर्धमान डायनेस्टी भी कहते हैं। इसमें पॉपुलर 3 राजा थे, आदित्यवर्धन, प्रकाशवर्धन और राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। आप सबने सुना होगा हर्षवर्धन वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसके बाद अरेबियंस का आक्रमण हुआ, फिर अरेबियंस हमारे देश में आके अपना राज्य इस्टेब्लिश किए और मुस्लिम किंग्स को देखने को मिलता है। उसके बाद हर्षवर्धन लास्ट हिंदू किंग थे, उसके बाद मुस्लिम किंग्स का आगमन होता है हमारे देश में। तो याद रखना होगा आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पर एक किताब है, वो है हर्ष चरित्र। इट वॉज रिटन बाई बाण भट्ट अबाउट हर्षवर्धन हु रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कन्नौज। इस समय तक कन्नौज भी उन्हीं के अंडर में था। आफ्टर हर्षा होल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल किंगडम्स एंड एंशियंट पीरियड एंड्स एंड स्टार्टिंग ऑफ मेडिएवल पीरियड। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बाद, उनके मृत्यु के पश्चात ही हमारे कंट्री का जो एंशियंट पीरियड था वो ख़त्म होता है और मेडिएवल पीरियड का शुरुआत होता है। चलिए, इस टॉपिक में इतना ही हम लोग को पढ़ना था।
मुझे लगता है कि शायद आप लोग के जो एंशंट टॉपिक का जो कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स होगा वो दूर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे। अगर आप लोग कुछ सजेशंस या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज लिखकर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग के वीडियो आप लोग के ज्ञान को बढ़ाया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।